नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे सरकार के मिशन किसान कल्याण को लेकर। मध्य प्रदेश में किसानों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी बनाना है। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से जबलपुर में एक महत्वपूर्ण कृषि विचार मंथन 2026 कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने भाग लेकर खेती को लाभकारी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की जा रही है। कार्यशाला का मुख्य फोकस आधुनिक तकनीकों के उपयोगों, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण जैसे विषयों पर है। विशेषज्ञों ने किसानों को नई कृषि पद्धतियों को अपनाने और बाजार से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने की सलाह दी है। कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया है कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों के बीच टिकाऊ खेती को अपनाना समय की मांग है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं और नवाचारों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस विचार मंथन कार्यशाला से निकले सुझावों को नीति निर्माण में शामिल कर कृषि क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। यह कार्यशाला मध्य प्रदेश में कृषि नवाचार, जैविक खेती और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कृषि क्षेत्र में उन्नत और नई तकनीक का उपयोग उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक तकनीक, जिसे अक्सर एग्रीटेक कहा जाता है, पारंपरिक खेती को स्मार्ट और टिकाऊ खेती में बदल रही है। राज्य सरकार का फोकस साफ है, समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। इस वर्ष के दौरान कृषि को लाभकारी और आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाओं और नवाचारों पर जोर दिया जा रहा है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के जरिए मोहन सरकार यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब किसान सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक विकास के केंद्र भी होंगे। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति देश भर में हर क्षेत्र में हो रही और खास करके हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। आज आप सब वैज्ञानिकों के बलबूते पर, कृषि क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुसंधानों के बलबूते पर धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में नई प्रगति के नए सोपान की नई ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हैं। आज आपके बीच में खेती किसानी के आधार पर विविध विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष की बात जब कर रहा हूं तो सच में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। यद्यपि हमने छलांग तो लंबी लगाई है, लेकिन और संभावना भी है जिस पे काम करना है। हमारे मेहनत के किसानों ने अपने सारे संसाधनों के बलबूते पर अब अपने मध्य प्रदेश को दलहन में नंबर 1 का स्थान दिलवाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं। और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी, यंत्र में भी कोई कमी नहीं आए। अब ये बात सही है कि हमारी खेती में फसल अच्छी हो रही, लेकिन उसकी चुनौतियों के साथ उसी में से और आय कैसे बढ़ती जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती का भी रकबा बड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। इस बात का भी आनंद हमारे बीच में। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में बनाने का संकल्प लिया है, घोषणा की है। और साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी जो खेती है उसको लाभकारी बनाया जाए, और ना सिर्फ लाभकारी बल्कि वे अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने। तो कैसे किसानी से, खेती से
आर्थिक लाभ के नए सोपान गढ़े जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और उसी रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है। और ऐसे में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन जबलपुर में किया गया, जिसमें तमाम जो कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रगतिशील किसान हैं और कृषि से संबंधित दूसरे लोग इसमें शामिल हुए। और इस दौरान विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि कौन सी तकनीक जिससे किसानों को फायदा मिले। तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, देखिए 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। बार बार किसान ये कहते हैं कि उनकी फसल का जो है उनको उचित दाम मिले। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब जो उनकी खेती है ना सिर्फ खेती रहे, बल्कि उससे उनका रोजगार के नए द्वार भी खुल सके, खेती बेहतर हो सके। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर में बाकायदा एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि किसानों को किस तरीके की खेती से जोड़ा जाए ताकि उनकी जो खेती है वो लाभकारी खेती हो सके। सरकार के इस कदम को लेकर क्या कहेंगे? होगी तब जब तक फसलों के उसके मूल्य नहीं मिलेंगे किसानों को, तो खेती का और लाभ का धंधा बनाना तो दूर की कौड़ी है। आज गेहूं की बात करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि गेहूं की खरीदी पे इस समय किसान सड़कों पे आने को बैठा हुआ है। गेहूं खरीदी हो नहीं रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, बारदाने हैं नहीं। और गेहूं जो खरीदी गोडाउन के अंदर आपने अलग से वो लगा दिया कि आप जो है उज्जैन में अभी मैंने एक जिला अधिकारी महोदय से, वर्मा मैडम से बात की तो पता लगा कि वो 250 2-2 हजार बोरे खरीदे जाते थे। तो इस पे अगर बात की जाती तो ठीक था। भाई आप जो है जब भी किसानों के ऊपर दुविधा हुई तो कोई दूसरा विषय लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ जाते हैं, ये गलत है। हम ये कह रहे हैं, आज देखिए ना समस्या कितनी भावना होनी है। आप देखेंगे कि कल सड़कों पे किसान होंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस बीच के लिए कि या तो चक्का जाम करेंगे या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करेंगे। किसान करे तो करे क्या? आप लाभ का धंधा जब बनाएंगे जब भाव देंगे। आप घोषणा तो कर देते कि न्यूनतम समर्थन अच्छा मूल्य पे खरीदी करेंगे। अनिल जी देखिए, नई स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे युग बदलता है लोगों के काम करने का तरीका भी बदलता है। जैसे अगर कोई एक नौकरी पेशा व्यक्ति है और उसको कुछ समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है और वो मैनेजमेंट से कह रहा है कि आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि आप कुछ नई स्किल्स पर काम करें तो आपकी सैलरी स्वतः ही बढ़ जाएगी और आपके पास दूसरे अच्छे नए अवसर भी आएंगे। तो अगर ऐसे ही किसान अपनी स्किल्स पर काम करेगा, नई प्रकार की खेतियों पर काम करेगा, तो फिर तो उसको ये बात भी नहीं रखनी होगी कि आपकी फसल के दाम कैसे हैं। वो तो स्वतः ही नई फसलों से बढ़ने लगेंगे दाम। नहीं देखिए, हम कह रहे हैं कि जब भी हुआ हरित क्रांति की बात हुई, गेहूं उत्पादन के मामले में कि हमारा भारत भर बहुत पीछे था, मध्य प्रदेश भी बहुत पीछे था। अब आप देखेंगे कि अभी भी बात बोल रहे हैं कि अगर निचले स्तर पर अधिकारियों पर लगाम कस दी जाती है तो जो अभी हमको व्यापारी लूट रहे हैं, 2000 रुपए 2200 रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं और यही गेहूं बाद में जब पूरा बिक जाएगा तो कहीं न कहीं यही सोसाइटी के माध्यम से मिल मुला करके और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा ये लोग उठाएंगे। तो ये लगाम कसने की आवश्यकता। अब तो डेट आपने 2-3 बार तो तारीख बढ़ा दी। जो किसानों को आज पैसे की जरूरत थी, दूसरी बात सोसाइटी की तारीख तय कर दी कि इतनी तारीख को आपको सोसाइटी जमा करनी है। अगर किसान नहीं बेचेगा तो डिफाल्टर हो जाएगा, ब्याज में मारा जाएगा, वो फांसी के फंदे पे झूलेगा घर पे अगर बैंक वाले जाएंगे। तो सर ये है कि आगे की योजनाएं आप बना रहे हैं, लेकिन अभी की समस्या तो समाधान कीजिए। आगे की समस्या तो तब हम देखेंगे कि भाई आगे कुछ होगा, लेकिन इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अभी तक तो भला नहीं हुआ, तो आगे कैसे भला हो जाएगा? आगे कैसे भरोसा कर ले कि हमारे लिए ये योजनाएं लाभप्रद हो जाएगी, जमीन पे उतर जाएगी? इस प्रकार की बातें जो है खाली मौखिक रूप से भाषणबाजी में ठीक लगती है, ताली बजाने में ठीक लगती है, लेकिन सही मायने में जमीन पे अगर आके देखें किसान की स्थिति, तो आज हम तो कह रहे हैं आजादी के, हम किसी एक पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहे। आजादी के बाद से अभी तक किसान पे विशेषकर ध्यान ही नहीं दिया गया। उपभोक्ता भी महंगा खाता है, ऐसा नहीं कि उपभोक्ता महंगा नहीं खा रहा है, उपभोक्ता महंगा खा रहा है। बिचौलिया जो लूट रहे हैं, बिचौलियों पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? कहीं न कहीं सभी सरकारों की एक मंशा होती है कि चंदा वसूली की जाए, चुनाव लड़े जाए,
वो ये व्यापारी दे सकते, वो किसान मजदूर नहीं दे सकता चंदा मोटा। तो वो व्यापारियों को कहीं ना कहीं से नाराज नहीं कर सकते, उद्योगपतियों को नाराज नहीं कर सकते, कारपोरेट जगत को नाराज नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि प्लांटों से आटा क्या भाव निकलता है और गेहूं क्या हमारे भाव निकलता। आप सीहोर का सरबती ले लीजिए, मध्य प्रदेश में बॉम्बे और इधर उधर कितने भाव, क्या भाव बिक रहा है, और हम बेचने जाएंगे तो क्या मिट्टी के भाव मिलेंगे। तो ये स्थिति, सब्जी भाजी को आप देख लीजिए, टमाटर सॉस को देख लीजिए, आप सरसों का तेल देख लीजिए, सोयाबीन का तेल देख लीजिए। इसी समस्या से तो निजात दिलाना है ना अनिल जी, क्योंकि अगर जो चीज हम, ठीक है, जैसे गेहूं की अगर हम बात कर रहे हैं या दूसरी फसलों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ किसान अपनी उपयोग के हिसाब से उगाए, और जो दूसरी महंगी फसलें हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जाए, तो ऐसे में तो किसान का जो है वो लाभकारी होगी ना फसल। में आऊंगा आपके पास, इस पर जवाब भी लूंगा। आलोक जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, फसल का उत्पादन, फसल बेचना, ये एक अलग विषय है, और खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना एक अलग विषय है। बिल्कुल, ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि हम आधुनिक तकनीक और अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकेंगे, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा किसान को मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आदरणीय यादव जी ने जो बात उठाई वो सही उठाई उन्होंने, लेकिन हमको इस पक्ष की ओर भी देखना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजिकली कितने पीछे हैं। आज हम इजराइल से अपनी तुलना करें तो खेती के मामले में इजराइल की टेक्नोलॉजी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो हिंदुस्तान अडॉप्ट कर रहा है। एक छोटा सा देश, ग्वालियर चंबल संभाग के बराबर का देश, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर आज टिका हुआ है खेती के क्षेत्र में। कैसे? तो हम क्यों नहीं इस चीज का उपयोग करते? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा तिवारी जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है सीमांत और लघु किसान। अगर हम सीमांत की बात करें तो तकरीबन 49% के आसपास सीमांत किसान है, यानी सीमांत किसान वो जिसकी 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और लघु किसान वो करीब 25% है जो अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि रखते हैं। तो इनका टोटल परसेंट होता है 75 से 76% कुल खेती का। मध्य प्रदेश की कुल खेती में सीमांत और लघु किसानों का जो प्रतिशत है वो 76% है। तो कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो यदि खेती की कोई योजना बनाती है, खेती के विकास की कोई योजना बनाती है, टेक्नोलॉजी को लाती है, तो उन्हें इन 76% लोगों को ध्यान में रखकर बनाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। रेस्ट जो है, बचे हुए जो लोग हैं वो तो बड़े किसान हैं, उनको टेक्नोलॉजी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूं जो खेती की उन्नत तकनीक सीखने के लिए हर साल विदेश जाते हैं और अपने खेतों में उसका उपयोग करते हैं, भरपूर उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के किसान के संग या इस देश के किसान के संग सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो परंपरागत खेती पर ही निर्भर है और आज भी निर्भर है। हम क्यों नहीं खेती के अलग अलग चीजों का उसमें उपयोग करते? मल्टी क्रॉप हम क्यों नहीं करते? आजकल उन्नत खेती की तमाम चीजें आ रही हैं, हम उनका उपयोग क्यों नहीं करते? हम क्यों परंपरागत खेती, हम गेहूं अकेले क्यों कर रहे हैं भाई? गेहूं के अलावा गेहूं से मिलती जुलती अन्य चीजें भी कर सकते हैं। तो मल्टी क्रॉप में जब तक हम नहीं आएंगे, किसान मध्य प्रदेश का नहीं, इस देश का कभी सरसब्ज नहीं होगा। और इसके लिए हमें वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य, इन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तिवारी जी, ठीक है। अनिल जी क्या कहेंगे? नहीं, आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि सारी चीजें उपलब्ध है, कृषि यंत्र वगैरह भी है, और आगे तकनीक जो दे रहे हैं सरकार वो भी अपनाएगी। लेकिन आज हम ये बोल रहे हैं कि आज गेहूं का अगर मूल्य आप निकालने जाएं तो गेहूं का मूल्य ये बता 2625 रुपए निकाल रहे हैं, तो 1 किलो पे अगर लगाएं तो हम अगर 1 रुपए का भी घाटा खाते हैं। देखिए क्या होता है, ओलावृष्टि हो जाती है, हम ऊपर वाले पे निर्भर करते हैं। तो खुले बर्तन में हमारा मेहनत लगा लीजिए, कृषि यंत्र लगा लीजिए, महंगाई कहाँ चली गई आज से अभी तक। तो सब मिलाकर के साल में देखा जाए, मान लो कोई चीज अगर 2600 रुपए की पड़ रही है और वो 2500 की बिकती है, 1 रुपए का घाटा, अगर जितना हम उत्पादन बढ़ाएंगे उतना ही हमको घाटा लगेगा। उत्पादन जितना अत्यधिक बढ़ रहा है उतना ही वो मिल रहा है। जब भी शॉर्टेज किसी चीज की देश में हुई है, किसानों के उसमें उन फसलों का भाव भरपूर मिला है तो हमको वहां लाभ मिला है। तो हम ये से उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं भाव के कारण मात खाते जा रहे, तो हमको महंगाई दर से जोड़ दिया जाए, एक बार आकलन कर लिया जाए कि इन किसानों का बारिश से कितना नुकसान होता है साल में। हर 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 वर्ष नहीं होता, लेकिन एक आकलन एवरेजन तो लगा ही सकती है सरकार, बाकी सारी चीजों के एवरेज इनको मिल ही जाते हैं। तो बारिश से नुकसान होता है, और आपने देखा होगा ओलावृष्टि वगैरह हुई, अभी हवा हुई, पूरी गेहूं वगैरह लेट गए कितने किसानों के। तो सर्वे में भी वो नहीं आते किसान, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे 5 साल में 5 साल ही कमा लेगा, 1-2 साल तो फसलें चौपट हो जाती, कहीं आग लग जाती है, आप आग में भी देखा हो। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से एक ही अनुरोध है कि भाई एक बार तो मूल्य फसलों का तय किया जाए, उसके बाद में आप बोलोगे ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, हम ऑर्गेनिक की तरफ जाने को तैयार है, आप बोलोगे उत्पादन इसका बढ़ा, हम उसका बढ़ाने को तैयार है, लेकिन एक स्थिरता, एक ठहराव लाने की आवश्यकता है। देखिए तकनीक बहुत अच्छी बात की कि ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो या कहीं भी हो, सरकारों का साथ बहुत जरूरी है, और सरकार जब तक बिचौलियों का हाथ नहीं छोड़ेगी, चंदा वसूली नहीं छोड़ेगी, मैं तो खुले मन से बोल रहा हूँ कि चंदा का मोह नहीं छोड़ेगी, जब तक चंदा का मोह रहेगा तब तक किसानों का भला नहीं होगा, ना उपभोक्ताओं का भला होगा। तो ये जो चंदाखोरी है, मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो उद्योगपति साहब आप देखिए ना, जाके जो आटा बना रहे हैं, जो सॉस बना रहे हैं, जो सोयाबीन बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम हैरत में ले जाते हैं कि सोयाबीन जो है 10,000 बिक के और 4,000 आ जाता है, और तेल वही कम ही रह जाता है। भाई आखिर ऐसा क्या डाल रहे हैं, वो तो तेल भी नीचे आना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारा गेहूं नीचे 2200 बिक रहा है, तो आटा भी जो है 2500 बिकना चाहिए, 2300 बिकना चाहिए। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनके भाव नहीं गिरते? या तो फिर अगर हमको भी दिखाना, तो हम भी वही चीज हम वापस इन्हीं से खरीदते हैं। कपड़े लत्ते कपास जो भी हम पैदा करते हैं, पूरा विश्व इसी से चल रहा है, पूरा संसार इसी से चल रहा है। हर चीज आप सुबह से उठ के लेंगे तो चाय की पत्ती से लेके सभी सामान किसानों का होता है, लेकिन जब हमारे पास से निकलता है तो वो मिट्टी के भाव है, और इनके पास से वापस रिटर्न होता है तो वो सोने के भाव हो जाता है। आखिर इनसे सरकार क्यों नहीं बोलती? और हमको तो खाली ये है कि आपने ट्राली पे एक मिट्टी का दाना दिख गया, आप 3 ट्राली लगा दीजिए एक ही खेत की व्यापारी के पास, एक 2200 बिकेगी, एक 2100 बिकेगी, एक 1900 बिकेगी। भाई इनको ज्ञान ही नहीं है, कोई मानक ही नहीं है हमारे लिए। तो भाई लूटा जा रहा है किसानों को। ये मंडी के अंदर हो सरकार, और सरकार जो है अभी बारदाने की पहले बताया कि तारीख बढ़ा दी, फिर बारदानी नहीं है खरीदी के लिए, कहने को खरीदी करेंगे। अभी चिल्ला चोट होगी, डिबेट में किसी प्रवक्ता को बैठाइए भाजपा का, पर्याप्त मात्रा में बारदाने, पर्याप्त मात्रा में खाद है, पर्याप्त मात्रा में बीज है। तो ये स्थिति का सामना हकीकत में ना करना पड़े। हम तो कह रहे हैं ऐसा जैसा बोलते हैं वैसा हो। जमीन पे तो कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। हम कह रहे हैं कि इतनी जमीन करोड़ों रुपए की लेके बैठे हुए, जो जमीन आज उसका ब्याज ही अगर वो बैठ के खाए तो सुकून से खा सकते हैं, लेकिन बाप दादा की जमीन है, वो भी मान सम्मान की बात है, वो भी नहीं बेच सकते। तो सही मायने में पूछा जाए तो आप भटियाल देखिए, कपड़े पहनावे से आपको मालूम पड़ जाता है कि मुख्यमंत्री जी का अगर कहीं बैनर पोस्टर लगता है तो उसमें किसान को सूट बूट में कभी नहीं दिखाया गया, किसी भी मुख्यमंत्री के उसमें, किसी के कार्यकाल में। तो आज आजादी के बाद से अभी तक अगर वो इस हाल में आप ही दिखा रहे हैं कि नहीं भाई किसान अगर वो सूट बूट में, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि किसान है, क्योंकि उसको पहनने का उसके पास व्यवस्था ही नहीं है, तो वो कैसे पहनेगा? बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे हम ये कह रहे हैं कि सरकार को भाव की तरफ जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं आगे व्यवस्थाएं तो अभी कृषि यंत्र की उन्होंने ट्रैक्टर किराए पे लेते हैं, मध्यवर्गीय और जो निम्न किसान छोटे किसान है वो ट्रैक्टर वगैरह भाड़े पे लेते हैं। अब ये बोलते हैं कि कृषि यंत्र जो है जिला स्तर पे हम चला रहे हैं, कृषि अभियांत्रिक विभाग पे किराए पे ले। आज तक मैंने तो नहीं देखा था, मैं प्रदेश घूम रहा हूँ, जिले से जरूर कागज पे जरूर कृषि यंत्र चल रहे होंगे किराए पे, पूरे भैयों पे चल रहे होंगे कृषि यंत्र किराए पे, लेकिन वो किराया जा कहाँ रहा है ये भी बताए सरकार। हम देख रहे हैं, आप अगर जांच करवाए, आरटीआई लगवाइए आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कृषि यंत्र का किराया कितना जा रहा है, किन के खेत में ट्रैक्टर जा रहा है, ट्राली जा रहा है। हमें जिला स्तर पर आज तक ना तो कृषि यंत्र मिले, ना देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी देखिए, अगर किसान जो है वो जिन फसलों का भाव कम है उसको सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार वहां पर उनकी पैदावार करे, उनको उगाए, और जो दूसरी महंगी फसलें हैं उनकी खेती करे, तो क्या लगता है कि ये लाभकारी नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं एक कॉर्पोरेट कल्चर में एक शब्द होता है कंफर्ट जोन, हालांकि किसान बड़ा मेहनती होता है, जब वो मेहनत करता है तभी हमारी थाली तक भोजन पहुंचता है, लेकिन क्या कुछ फसलों को लेकर किसान कंफर्ट जोन में नहीं चला गया? क्या ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ तिवारी जी। एक्चुअली क्या है, मैं फिर दोबारा उसी बात पे आऊंगा कि हम परंपरागत खेती से हमें हटना होगा।
हमें नए प्रयोग करने होंगे। लेकिन समस्या वही आती है, जो लघु और सीमांत किसान जिनकी संख्या सबसे ज्यादा 76% है, वो रिस्क लेने में डरता है। वो रिस्क लेने में डरता है, इसीलिए वो परंपरागत खेती करता है। मेरा तो मानना है कि किसान को सब्जी, दलहन, तिलहन, बागबानी और दुग्ध उत्पादन, जब तक इन 5 क्षेत्रों में वो नहीं अपने हाथ आजमाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी। हर साल, हर वर्ष जब सोयाबीन का सीजन होता है, तब भी यही समस्या, यही रोना होता है। गेहूं का सीजन होता है, चने का सीजन होता है, तब भी यही रोना होता है। क्यों? क्योंकि हम देखा देखी एक ही क्रॉप की तरफ भागते हैं, उसी को हम उत्पादित करते हैं। अब उसकी वजह कुछ भी रही हो, क्षेत्र की वजह रही हो, किसान की अपनी कोई समस्या रही हो, तो हमें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। आलोक जी ने सही कही कि क्या हुआ, अभी लहसन का जैसे मामला आया, और लहसन पे देखिए हमने भी यही कहा था कि अगले वर्ष देखिए लहसन 200-250 रुपए बिकी है और अगले वर्ष किसान इसको लपक के होगा। अब उस समय हमने सरकार को लिखित में लेटर भी दिया कि भाई एक रकबा तय कर दीजिएगा कि उत्पादन अधिक होगा, फिर सड़कों पे किसान आएंगे। और फिर लपक के ज्यादा किसानों ने लहसन बोई तो लहसन की हालत वो हो गई, टमाटर की हालत वो हो गई। एक बार सरकार को भी चाहिए कि पूरे प्रदेश स्तर पे किसानों को सर्वे कर ले और एक आकलन की भाई मध्य प्रदेश में इतनी जरूरत है, इतनी टमाटर की जरूरत है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए आलोक जी, इस बात को तो खैर मानना पड़ेगा कि अगर फसलों के दाम तय हो जाते हैं तो कम से कम एक पारदर्शिता तो रहेगी कि इस फसल के दाम इससे नीचे नहीं जाएंगे। नहीं, पारदर्शिता तो रहेगी, लेकिन सरकार की भी, तिवारी जी, अपनी मजबूरियां होती हैं। सरकार को अपने बजट और तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुसार वो काम करती है। ये बात सही है, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो उसकी लागत है, जिस तरीके से खाद की लागत बढ़ी है, बीज की लागत बढ़ी है, पेस्टिसाइड्स की लागत बढ़ी है, इवन तो लेबर लगती है, कृषि मजदूर लगते हैं, उनकी लागत बढ़ी है, यंत्रों की लागत बढ़ी है। उस परिप्रेक्ष्य में उसको उतनी कीमत नहीं मिल रही है किसान को। एक बात जो अभी यादव जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही, एक्सेस हर चीज का खराब होता है। अगर लहसुन का अच्छा भाव मिला तो फिर लहसुन ही लहसुन होता है, ये एक लीक पर चलने वाली बात होगी। पर मेरा इसमें एक सबमिशन है, मैंने 2 उदाहरण देखे हैं। मैंने एक मटर वाले का कल एक उदाहरण देखा था, जो खराब सीजन में, मध्य के सीजन में मटर के 5, 10 और मैक्सिमम 15 रुपए किलो की मटर खरीदता है, उसका प्लांट है, और उसी मटर को वो 200 रुपए किलो करके फ्रीज करके बेचता है। यानी किसान फायदे में रहा या वो व्यक्ति फायदे में रहा। एक और उदाहरण बताऊंगा, एक व्यक्ति ने आंवले का काफी बड़ा बगीचा लगाया, और जब वो आंवला बेचने की स्थिति में आता था तो 2 या 3 रुपए किलो उसको आंवले का मिलता था। उसने अपना सोचा कि मुझे करना क्या चाहिए। उसने एक छोटा अपना प्लांट लगाया, आज वो आंवले का जूस, पूरे आंवले का जूस निकालता है, आंवले की कैंडी बनाता है, और जितना वो उसमें कमाता था उसका 10 गुना कमाता है। उसका आंवले का जूस स्टॉक में रहता ही नहीं है। तो किसान को ऐसा करना पड़ेगा और सरकार को भी करना पड़ेगा। मसलन ग्वालियर चंबल संभाग में टमाटर बहुत होता है, मालवा क्षेत्र में टमाटर बहुत होता है, मालवा क्षेत्र में प्याज बहुत होता है। जब एक्सेस की स्थिति होती है तो प्याज सड़कों पर फिकता है। हम क्यों नहीं क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी प्रसंस्करण यूनिट लगाते जिसमें प्याज को ड्राई किया जाए, जिसमें टमाटर को ड्राई किया जाए, जिसमें लहसुन को ड्राई किया जाए, और उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पर बेचा जाए। क्योंकि बहुत डिमांड है विदेशों में इस चीज की, सूखे प्याज की, सूखे लहसुन की, टमाटर के पेस्ट की बहुत डिमांड है। तो हम क्यों नहीं ऐसी यूनिट लगाते और किसान को निश्चित तौर पर तमाम सारी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए समय हो गया, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपका बहुत धन्यवाद, और अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की आय कैसे बढ़े, कैसे उनका ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, कैसे तमाम नई तरह की जो खेती है वो कर सके, मिट्टी के अनुसार, जिस क्षेत्र की जैसी मिट्टी उसके अनुकूल वहां पर फसलें बोई जाए, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसलों में पैदावार हो सके और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। इसको लेकर बाकायदा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उसका शुभारंभ कर दिया और इस पूरे वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।